गाइस, दिस इज़ अनस। वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल NIOS स्टडी पॉइंट। गाइस, आज का टॉपिक होने वाला है जन फैब के स्टूडेंट के लिए। हम एक नई सीरीज़ लेकर आए हैं जिसका नाम है क्वेश्चन पेपर प्रॉब्लम सॉल्विंग सीरीज़, QP प्रॉब्लम सॉल्विंग सीरीज़। गाइस, इस सीरीज़ में हम देखेंगे कि क्वेश्चन पेपर को चाहे कोई सा भी सब्जेक्ट का हो कैसे टैकल किया जाता है, किस तरीके से क्वेश्चन आ सकते हैं। फ़िलहाल तो हम पॉलिटिकल साइंस सब्जेक्ट के क्वेश्चन पेपर को देखेंगे, लेकिन हमारी कोशिश यही रहेगी कि हम आप लोगों का सपोर्ट चाहिए। कोशिश हमारी यही रहेगी कि हम हर एक सब्जेक्ट के पेपर को यहाँ पर लाएं और एक प्रॉब्लम सॉल्विंग करके दिखाएं। गाइस, इस चैनल के माध्यम से मैं चाहता हूँ और भी जो NIOS के स्टूडेंट हैं उनको फ़ायदा मिले, इसलिए प्लीज़ गाइस सब्सक्राइब माय चैनल NIOS स्टडी पॉइंट। इस सीरीज़ में पॉलिटिकल साइंस का पेपर जैसे कवर होने वाला है, तो मैं आपको फर्स्ट पेज दिखाना चाहूँगा कि किस तरीके से एक बेसिकली जिसे कहेंगे हम प्रश्न पत्र प्रारूप क्वेश्चन पेपर, सैम्पल क्वेश्चन पेपर किस तरीके से है, किस तरीके से एक मार्क्स की जो वेटेज होती है वो लगाई गई है। तो आप देख सकते हैं कि जो हर एक इकाई होती है, ठीक है, हर एक यूनिट होते हैं, मॉड्यूल होते हैं अलग अलग। आपकी बुक में अगर आप देखेंगे ये कुछ मॉड्यूल होते हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं इस मॉड्यूल में अलग अलग नंबर के कुछ चैप्टर्स होते हैं, ठीक है। सबसे ज़्यादा जैसे कि आप देख सकते हैं जो लगभग सब में 9, 10, 12 यही फ़र्क है, ज़्यादा कोई ख़ास फ़र्क नहीं है। लेकिन 2 चैप्टर ऐसे हैं जो कि 15 नंबर के हैं। ये हैं भारतीय संविधान के विभिन्न पहलू और सरकार के अंग केंद्र तथा राज्यों स्तरों पर। ये चैप्टर हैं जो पूरे मॉड्यूल हैं, ये 15 नंबर के हैं गाइस। इसका मतलब ये है कि अगर आप ये दोनों कवर करते हैं तो 15 नंबर तो आपके पक्के हैं ही हैं, ठीक है। बहुत सारे क्वेश्चन पेपर अलग अलग ईयर के होते हैं। फिलहाल जो एक सैम्पल क्वेश्चन पेपर है, हम इसको कैसे ईजिली पासिंग मार्क्स आ सकते हैं पॉलिटिकल साइंस में आज हम देखने वाले हैं। तो उस चीज़ को अलग अलग, जैसे कि आप सेक्शन ए में काफ़ी सारे क्वेश्चन देख सकते हैं। सेक्शन ए के क्वेश्चन 2-2 नंबर के होते हैं, जैसे कि आप पेज पर देख ही रहे हैं। अलग अलग उसके क्वेश्चन होते हैं। 8 नंबर के क्वेश्चन जो है 17 से चालू हो जाता है निशस्त्रीकरण के मुद्दे पर। तो ये गाइस 33 नंबर का जो है पासिंग मार्क्स का पेपर होता है NIOS के अंदर, जिसमें कि लगभग आपका असाइनमेंट भी होता है। और अगर आप थ्योरी लिखना चाहें तो थ्योरी भी जो है काफ़ी अच्छी, अगर आप लिखते हैं तो थ्योरी प्लस असाइनमेंट से मार्क्स काफ़ी अच्छे हो जाते हैं। फिलहाल पॉलिटिकल साइंस की बात हो रही है ये। तो अगर आप करते हैं 8-8 नंबर के क्वेश्चन सबसे पहले टैकल करते हैं, तो ये 8 नंबर के क्वेश्चन आपके आराम से पासिंग मार्क्स दिलवा सकते हैं। क्या ये 8 पेपर के मार्क्स इतने मतलब कि इतने ज़्यादा हार्डली होते हैं कि आप लिख नहीं पाते? किस तरीके से इसको टैकल करते हैं आइए देखते हैं। हालांकि पहला क्वेश्चन इसमें 17 नंबर पे हम जाते हैं पहले क्वेश्चन पे। गाइस, ये वीडियोस जो है काफ़ी स्टूडेंट के लिए बहुत फ़ायदेमंद है, जो कि NIOS के स्टूडेंट हैं, जो कि फ़र्स्ट टाइम दे रहे हैं या फिर और भी जो दे चुके हैं, जो कि फेलियर हैं, किसी ना किसी सब्जेक्ट में बैक आ जाती है, तो कहीं ना कहीं वो किस तरीके से कंफ्यूज है कि हाउ टू टैकल अ पेपर। वो चॉइस दी जाती है जिसमें लिखा है और या अथवा। इसमें बहुत स्टूडेंट कन्फ्यूज़ हो जाते हैं। निशस्त्रीकरण के मुद्दे पर भारत ने किस प्रकार संयुक्त राष्ट्र को महत्वपूर्ण योगदान दिया है, व्याख्या कीजिए, ठीक है। ये क्वेश्चन है। और सेकंड जो इसमें चॉइस में दे रखा है कि भारत और अमेरिका को निकट लाने के लिए शीत युद्ध के पश्चात आए नए अवसरों को उजागर कीजिए। ये क्वेश्चन है 8 नंबर के हैं, तो मैक्सिमम कितने वर्ड होने चाहिए? मैक्सिमम गाइस इसमें अगर आप 200 वर्ड भी लिख लेते हैं तो मेरे हिसाब से 8 नंबर के लिए बहुत हैं। इतने ज़्यादा लिख लें तो 250 वर्ड, 250 वर्ड से ज़्यादा इसमें नहीं लिखने चाहिए। और किस तरीके से लिखने चाहिए, किस तरीके से लिखने चाहिए? पॉइंट बनाकर आप लिख सकते हैं। फर्स्ट पॉइंट या फिर सेकंड पॉइंट, किसी भी, चाहे आप कितना भी बड़ा लिखें, ठीक है गाइस, चाहे आप कितनी भी एक स्टोरी सी क्रिएट कर दें, वो फैक्टेबल है, लेकिन आपने वो सिर्फ एक ही पैराग्राफ में क्रिएट कर रखी है, सिर्फ एक ही पैराग्राफ में यहाँ ऐसे लिख रखी है, राइट, इस तरीके से लिख रखी है, तो वो इतना जो है ना अट्रैक्शन में नहीं आती है, ठीक है। मैं आपको एक सिंपल सा एक जो कि अट्रैक्शन में क्वेश्चन आ सकता है, मैं उस चीज़ को दिखाना चाहूँगा। आपने यहाँ से पैराग्राफ लिखते हैं आप, इस तरीके से पैराग्राफ लिखा जाता है और यहाँ तक पॉइंट ख़त्म हो जाता है। ये आपका होता है पहला पॉइंट, ये आपका होता है दूसरा पॉइंट, ठीक है। इस तरीके से आप लिखते हैं, यहाँ पे ये पॉइंट ख़त्म हो जाता है। इसी तरीके से आप पॉइंट बना सकते हैं। अगर आप इस तरीके से कुछ बनाएंगे पॉइंट, तो शायद आपके जो
टीचर होंगे वो बहुत अट्रैक्शन मिलेंगे। बहुत से स्टूडेंट ज़्यादातर ऐसे ही बनाते हैं। ये हमने देखा कि आप इस तरीके से क्वेश्चन को अट्रैक्शन में ला सकते हैं। गाइस अब हम देखेंगे कि किस, सबसे पहले जैसे कि मैंने बताया 8 नंबर के जो क्वेश्चन हैं वो आपको सॉल्व करने चाहिए, लगभग 6 होते हैं, तो आपके यहीं 48 मार्क्स आ जाते हैं। 48 मार्क्स का मतलब है अगर आप कहीं ना कहीं मिस्टेक कर भी रहे हैं किसी भी न किसी तरीके से लिखने में, जैसे मैंने बताया 200 या 250 वर्ड लिख सकते हैं, अट्रैक्शन में लाने के लिए आप सबके अलग अलग पॉइंट बना सकते हैं, लेकिन फिर भी अगर आप ये चाह रहे हैं कि ये 48 नंबर है, इतने नहीं आते, जाहिर सी बात है सब 100% श्योर नहीं होते, तो आप 5 नंबर के क्वेश्चन कर सकते हैं, लगभग 4 कर सकते हैं, ठीक है, 5 नंबर के 4 कर सकते हैं, तो ये नंबर आ गए हैं 20। तो मतलब मैं ऐसे स्टूडेंट को बता रहा हूँ जो कि बहुत से स्टूडेंट समझते हैं सर पासिंग मार्क्स ही आ जाएं वही बहुत हैं। बहुत से स्टूडेंट मेरे पास आते हैं NIOS के लिए, लेकिन अगर जो बच्चा एक रेगुलर स्टडी में है, जो NIOS की ही रेगुलर स्टडी में है, उसके लिए तो ये बहुत ही जो है गोल्डन नंबर्स होते हैं जिसको हमेशा अट्रैक्ट करने चाहिए उसको। हालांकि फ्रेंड्स इसमें 4 के जगह 7 क्वेश्चन होते हैं, लेकिन मैं एडवाइस देता हूँ कि अगर आप 4 करें 20 मार्क्स और 48 मार्क्स से एक अच्छा परसेंटेज कवर हो जाता है। जो स्टूडेंट होपलेस हो जाते हैं, जो नहीं कर पाते, फ़िलहाल इतना कर सकते हैं। इसके बाद जो क्वेश्चन आते हैं, जो स्टार्टिंग के क्वेश्चन हैं उन्हें बाद में करना है, ये बात बिल्कुल ध्यान रहे आपकी। जो स्टार्टिंग के क्वेश्चन हैं वो बाद में करना है। अब जैसे कि पेपर आया, आप देख सकते हैं सेक्शन B है एक आपका, वो भी बाद में करना है आपको, ठीक है। सबसे पहले जैसे कि मैं आपके स्क्रीन पर शो हो रहे होंगे ये 8 नंबर के क्वेश्चन, ये सबसे पहले करना है। इससे क्या फ़ायदा होता है कि जो आप 1-1, 2-2 नंबर के होते हैं वो छोटी छोटी लाइनों में कवर होते हैं, इजीली मार्क्स आ सकते हैं, लेकिन 8 नंबर के, 5 नंबर के ये क्वेश्चन आपको अच्छे से टैकल करने चाहिए, क्योंकि यही मार्क्स दिलवाते हैं। और स्टूडेंट जो सर होते हैं, जो टीचर होते हैं, वो पढ़ते हैं कि स्टूडेंट ने किस तरीके से लिखा है। अगर आप इसको अच्छे से टैकल करेंगे तो आपके मार्क्स जो है टीचर अच्छे ही देगा। इसको अट्रैक्टिव लिखेंगे तो टीचर मार्क्स ज़्यादा देगा। फिलहाल 1-2 नंबर की बात रही तो देखो उसमें ज़्यादा वर्ड्स की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, वर्ड्स की रिक्वायरमेंट उसमें ज़्यादा नहीं है। अगर आप उसको 1-2-3 लाइन में ख़त्म कर देते हैं जल्दबाजी में, तो मेरे हिसाब से उसमें नंबर मिल सकते हैं। लेकिन आप 8 नंबर के क्वेश्चन को जल्दबाजी में लिखेंगे तो शायद वो एक अट्रैक्शन में नहीं आएगा, और अट्रैक्शन में नहीं आएगा और नॉलेजेबल नहीं होगा। आप जल्दी से फटाफट एकदम रट्टा सा मारा हुआ लिख के साइड कर देंगे, जो कि टीचर को पसंद नहीं आएगा। बहुत से ऐसे नहीं कहते भाई हमने तो खूब लिख कर आए थे, नंबर नहीं मिले। यही रीज़न होता है कि लास्ट में जो क्वेश्चन करने होते हैं वो जल्दबाजी में करके फ़ायदा कुछ उसका होता नहीं है। गाइस जैसे कि अब हमने समझा कि इस तरीके से हम कर सकते हैं। कुछ क्वेश्चन पेपर है, जो कुछ क्वेश्चन है जो मैं आपको दिखाना चाहूँगा, आप इस तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ए में गाइस, सेक्शन ए में गाइस 4th नंबर का क्वेश्चन मैं बताता हूँ आपको। राज्यपाल की किन्हीं 2 विधायी शक्तियों का वर्णन कीजिए, ठीक है। स्टेट अनि 2 लेजिस्लेटिव पावर्स ऑफ द गवर्नर ऑफ अ स्टेट। गाइस इसमें राज्यपाल की किन्हीं 2 शक्तियों का वर्णन बताया गया है। ये जो आप चैप्टर है, चाहे राज्यपाल हो, चाहे मुख्यमंत्री हो, चाहे मंत्री हो, गवर्नर, चीफ मिनिस्टर, CM, लाइक प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, इन सब के आपके कार्यों को याद करना है आपको। क्या उनकी शक्तियाँ हैं, क्या लेजिस्लेटिव पावर हैं, क्या जुडिशियल पावर हैं, क्या प्रेसिडेंट की जुडिशियल पावर हैं, उनको याद करना है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आते हैं, लाइक आपने याद करा कि राज्यपाल की सारी शक्तियाँ आपने याद करी हैं, ऑलमोस्ट शक्तियाँ आपने याद करी हैं। राज्यपाल की जो शक्तियाँ हैं वो इस चैप्टर में आपको दिख सकती हैं, ठीक है। आपने सबकी शक्तियाँ याद करी हैं। अगर 2 नंबर का क्वेश्चन आता तो 2 शक्तियाँ पूछी गई हैं, 5 नंबर का तो 5 शक्तियाँ पूछी गई हैं। अगर 8 नंबर का क्वेश्चन आ जाता है तो इसका मतलब पूरी एक्सप्लेन करनी है, ठीक है। तो ये कुछ ऐसे क्वेश्चन होते हैं प्रेसिडेंट के ऊपर, प्राइम मिनिस्टर के ऊपर, CM के ऊपर, कैबिनेट के ऊपर, जो कि आप अच्छे से पढ़ सकते हैं। गाइज मैं आपको कुछ चैप्टर शो हो रहे हैं आपके स्क्रीन पे। ये चैप्टर मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर हैं, सुप्रीम कोर्ट के ऊपर, हाई कोर्ट के ऊपर। ये चैप्टर को आपको एकदम पी जाना है, घोल के पी जाना है। मैं आपसे इतनी सी बात कह रहा हूँ कि अगर आप इन चैप्टर्स को पढ़ते हैं, जो कि आपकी स्क्रीन पर शो हो रहे हैं, आप आराम से इजीली पास हो सकते हो। और कभी भी चाहे 1 नंबर के हों, 2 नंबर के हों क्वेश्चन, आप पेपर देखे एकदम एक्साइटमेंट आपको नहीं हो जाना है, ठीक है। चाहे आपको आते हैं 1-2 नंबर के, छोड़ो, बिल्कुल एंड में जाओ और 8-8 नंबर के पेपर टैकल करो। जो भी आपको आता है 4-4, 6-6 लाइन, आप उसमें अपना एक्सपेरिमेंट करो, ना कि 1-2 नंबर के पेपर पर। गाइज इस तरीके से आप अपना जो है पेपर आराम से कर सकते हैं। एक क्वेश्चन है 10 नंबर का,
10 क्वेश्चन है, एक 5 नंबर का क्वेश्चन है, स्टेट एनी 5 पॉइंट्स ऑफ डिस्टिंक्शन बिटवीन द स्टेट एंड द सोसाइटी। राज्य तथा समाज में कोई 5 अंतर स्पष्ट कीजिए। ये राज्य और समाज वाले ये जो चैप्टर हैं ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर होते हैं कि क्या डिफरेंस होता है राज्य और समाज में, सरकार और राज्य में, दोनों में क्या डिफरेंस होता है, राज्य के बिना, सरकार के बिना राज्य का क्या अस्तित्व होता है। कुछ ऐसे क्वेश्चन भी आपको बड़े ही बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होते हैं जो कि आपको सॉल्व करने होते हैं। धार्मिक स्वतंत्रता के मौलिक अधिकार, गाइज ये चैप्टर भी शो हो रहे होंगे आपके स्क्रीन पर। ये चैप्टर भी बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट होते हैं। ये मैं आपको पॉलिटिकल साइंस के बारे में पढ़ा रहा हूँ, तो इस क्वेश्चन के बारे में समझा रहा हूँ। ये जो कि JNFAP के स्टूडेंट हैं जिनका पॉलिटिकल सब्जेक्ट है उनके लिए बहुत काम आने वाला है। ये विधानमंडल के ऊपर आपको एक स्टडी करनी है, ये चैप्टर है विधानमंडल का, जैसे कि आपको शो हुआ है। आरक्षण के ऊपर भी एक ये चैप्टर है, आरक्षण के ऊपर, जैसे कि आपको शो हो रहा है। प्रोटेक्टिव डिस्क्रिमिनेशन क्या होता है गाइज? प्रोटेक्टिव डिस्क्रिमिनेशन एक संरक्षणात्मक भेदभाव, इसका मतलब कि एक जिसे कहते हैं ना एक हेल्थी डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है यहाँ पे। लाइक आरक्षण है क्या? आरक्षण हाल ही रिजर्वेशन एक पॉलिसी है, लेकिन क्या ये राइट टू इक्वालिटी को जो है डिस्टर्ब करता है या नहीं करता? तो राइट टू इक्वालिटी को डिस्टर्ब कहीं ना कहीं करता है। इस पे बहुत डिबेट है, तो इसको हमारे एक अलग टॉपिक में। निशस्त्रीकरण एक विदेश नीति के ऊपर चैप्टर है, फॉरेन पॉलिसी के ऊपर, वो आपको बहुत अच्छे से एकदम जो है कवर करना है। शीत युद्ध के जो चैप्टर आते हैं UNO के ऊपर, वो वाले भी आपको अच्छे से क्लियर करने हैं। ठीक है, इसमें से बड़े ही बहुत ही क्वेश्चन आ ही जाते हैं। जैसे कि मैंने बताया था 8 नंबर का क्वेश्चन आया है, ये 18 नंबर का क्वेश्चन है। भारत के राष्ट्रपति वित्तीय तथा न्यायिक शक्ति की व्याख्या कीजिए। एक्सप्लेन द फाइनेंशियल एंड जुडिशियल पावर्स ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। जैसे कि मैंने आपको भी बताया भी था कि ऐसे भी क्वेश्चन आ सकते हैं 8-8 नंबर के, जिसमें प्रेसिडेंट की पावर्स, एग्जीक्यूटिव पावर या जुडिशियल पावर को एक्सप्लेन करने के लिए कहा गया और ये क्वेश्चन आ ही गया। तो ये क्वेश्चन बड़ी हेल्थी क्वेश्चन होते हैं और बहुत ही नंबर दिलवाते हैं गाइज। भारतीय संविधान के किन्हीं 4 प्रावधानों को परीक्षण कीजिए जो भारत को एक संघात्मक व्यवस्था बनाते हैं। 19 नंबर का क्वेश्चन है जो कि बिल्कुल 8 नंबर का है, जो कि आपको पॉलिटिकल साइंस में इस चैप्टर में मिल सकता है। क्या ये चैप्टर में किस तरीके से पढ़ना चाहिए गाइस? ये चैप्टर जो भी आपको शो हो रहा है, इस चैप्टर में आपको जो मेन पॉइंट पढ़ना है वो संविधान के ऊपर जितने भी पॉइंट बन सकते हैं वो आपको पढ़ना है। एक पॉइंट इसमें और निकलता है, कि संविधान की संघात्मक व्याख्या कीजिए। और गाइज इसमें क्या आ सकता है, संविधान के जो चैप्टर है उसमें आ सकता है कि संविधान की कार्यशीलता क्या होती है। कार्यशीलता बेसिकली जो उसके वर्क्स होते हैं उस पर जो है आपको संविधान के जो कॉन्स्टिट्यूशन के जो हमारे वर्क होते हैं उसको हाईलाइट कर देना है बेसिकली। ये चैप्टर है, आप इस पर कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में पढ़ सकते हैं। कैसा भी क्वेश्चन आ जाए कहीं ना कहीं से अर्थ जो है यही निकल जाता है। क्षेत्रवाद क्या होता है? एक बहुत ही बढ़िया हमारे भारत के अंदर राजनीति में एक वर्ड फेमस है जिसे कि क्षेत्रवाद कहा जाता है। एक होता है क्षेत्रवाद, एक वर्ड और होता है जो शायद आपकी पॉलिटिकल बुक में नहीं होगा, उसे कहा जाता है राज्यवाद। ठीक है, और एक वर्ड होता है जिसे कहा जाता है राष्ट्रवाद। ये गाइस 3 वर्ड हैं ऐसे, जैसे राष्ट्रवाद, राज्यवाद और क्षेत्रवाद। ये तीनों ही वर्ड अपने आप में अलग अलग अपना जो है मतलब खुद ही बता देते हैं। क्षेत्रवाद एक बेसिकली पार्टी है, पार्टी इसके ऊपर भी होता है अलग अलग, फिलहाल तो पार्टी के ऊपर ही चल रहा है। जो पार्टी क्षेत्रीय होती है, ठीक है, किसी भी जाति से, धर्म से या किसी भाषा से ताल्लुकात रखती है जो कि एक क्षेत्र में है, वो क्षेत्रवाद हो जाएगी। जो पार्टी राज्य में है, जो उसके राज्य के लोगों के धर्म या उसकी भाषा या उसकी जाति से मतलब रखती है, वो पार्टी राज्यवाद के तहत आती है। राष्ट्रवाद बेसिकली जो एक पूरे राष्ट्र के लोग हैं, जो पूरे देश के लोग हैं, जब एकजुट होते हैं वो राष्ट्रवाद होता है। राज्यवाद जैसे कि पंजाब में है, पंजाब में अकाली दल है। क्षेत्रवाद तमिलनाडु में बहुत सी पार्टी क्षेत्रवाद फिलहाल करती हैं। राष्ट्रवाद पे काफ़ी सारे क्वेश्चन आपके आ सकते हैं, तो ये राष्ट्रवाद और राज्यवाद
राज्यवाद तो खैर अभी है नहीं, राष्ट्रवाद भी है और क्षेत्रवाद भी है। तो क्षेत्रवाद के एक क्वेश्चन और आपका आता है जो कि लगभग 8 नंबर का ही होता है। तो काफ़ी क्वेश्चन हैं जो कि आ सकते हैं क्षेत्रवाद से रिलेटेड। भारत में क्षेत्रवाद के विकास के लिए उत्तरदायी किन्हीं 4 कारकों का विश्लेषण कीजिए। ये नंबर 20 नंबर पे है, जैसे कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं गाइज। तो ये जो क्वेश्चन है, भारत में क्षेत्रवाद में किस तरीके से क्यों उभरता है क्षेत्रवाद, ठीक है। अब हम इसको समझते हैं कि किस तरीके से भारत में क्षेत्रवाद उभरता है। पहले हम समझ लेते हैं क्षेत्रवाद होता क्या है। क्षेत्रवाद जैसे कि मैंने बताया, किसी धर्म, जाति या किसी विशेष समुदाय वर्ग जब एक ही अपने आप में गुट बना लेते हैं, एक ही पार्टी को सपोर्ट करते हैं, वहाँ कहीं ना कहीं क्षेत्रवाद होता है। तो भारत में क्या क्षेत्रवाद के उत्तरदायी कारक हैं? तो मैं पहला कहूँगा कि सबसे पहले जो आता है एक समुदाय होना, एक समुदाय का होना। सेकंड पॉइंट मैं लिखूँगा कि एक जाति के लोगों का होना। एक जो जाति के लोग होते हैं, जो कि एक ठाकुर है, ठीक है, वो ठाकुर की कास्ट है। एक जगह है, क्षेत्र है जहाँ पर ठाकुर ज़्यादा हैं, ठीक है, पूरे एरिया में जो है ठाकुर ही ठाकुर है, तो वहाँ पे अब क्या हो गया, ठाकुरों का क्षेत्रवाद हो गया। इस तरीके से एक भाषा भी होती है। भाषा के आधार पर तो राज्य में जो हमारे इंडिया में स्टेट तक हैं, जैसे कि हरियाणा है, तमिलनाडु है, भाषा के आधार पर भी क्षेत्रवाद उत्तरदायी होता है, ठीक है। तो इन ये जो पॉइंट हैं क्षेत्रवाद के उभरने के, आप इस पॉइंट को पूरा एक्सप्लेन से पढ़ सकते हैं क्षेत्रवाद के बारे में। ये जो पॉइंट होते हैं, इन क्षेत्रवाद से नुकसान क्या क्या होता है। भारत की जो राज्य व्यवस्था है उसमें इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम, ठीक है, इस पार्ट में दे रखा है कि ये गुट कैसे बनते हैं। जो भारतीय पार्टी सिस्टम होता है, इंडियन पार्टी सिस्टम होता है, उसको काफ़ी इम्पेक्ट करता है ये क्षेत्रवाद, ठीक है गाइज। अब हम आते हैं सेक्शन बी में, जो कि जैसे कि आप देख सकते हैं, वर्ल्ड ऑर्डर एंड द यूनाइटेड नेशंस। आपको चॉइस मिलती है ऑप्शन 1 या ऑप्शन 2 की विकल्प, आपको दोनों विकल्प मिलते हैं। एक भारत की प्रशासनिक व्यवस्था होती है, इसके बारे में जानने का अवसर आपको प्राप्त होता है, और एक जो है वो सेकंड होती है वर्ल्ड ऑर्डर एंड यूनाइटेड नेशन। तो आपको नॉलेजेबल तो दोनों ही हैं, लेकिन जो मैं प्रेफर करूँगा वो यही करूँगा कि यूनाइटेड नेशन के बारे में आप पढ़ें। सेक्शन बी में जो सेक्शन बी का ऑप्शन 1 होता है, ऑप्शन इसका 1 होता है। मैं आपको इसमें बेसिकली बता देता हूँ कि आपको इसमें पढ़ना है क्या है, जिसमें कि आप बहुत बेसिकली जो अगर आपको जो लास्ट में अगर आप करते हो, ठीक है, तो आप किस तरीके से इसको जो है कवर कर सकते हो। यूएनओ संयुक्त राष्ट्र, आपको बेसिकली पूरा जो एक्सप्लेनेशन पढ़ना है, एक्सप्लेनेशन आपको पढ़ना है किसके ऊपर, यूएनओ के ऊपर, ठीक है। हालांकि और भी आप पढ़ें, अच्छी बात है, आप जितना यूएनओ के बारे में पढ़ें, ठीक है, वर्ल्ड बैंक के बारे में पढ़ें, आईएमएफ के बारे में पढ़ें, आईएमएफ क्या होता है इसके बारे में पढ़ें, डिस्क्राइब द नीड फॉर रिस्ट्रक्टिंग द यूनाइटेड नेशन, ये पढ़ें कि आप संयुक्त राष्ट्र के पुनर्गठन की आवश्यकता का वर्णन कीजिए। जितना आप यूनाइटेड नेशन के रिलेटेड क्वेश्चन पढ़ेंगे उतना ही आप इस सेक्शन बी को सॉल्व कर सकते हैं। गाइस, ये बेसिकली एक छोटी सी सीरीज़ थी हमारी कि किस तरीके से आप एक क्वेश्चन पेपर को सॉल्व कर सकते हैं, जो प्रॉब्लम आ सकती है। गाइस, मैं आशा करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, जानकारी तो आपको बहुत समझ में आई होगी लगभग, लेकिन फिर से आपकी जो क्लासेस हैं वो अभी स्टार्ट नहीं हैं, ठीक है। बेसिकली एक हेल्पफुल वीडियो है जो क्वेश्चन पेपर से रिलेटेड है। आने वाले टाइम में और भी जो क्लासेस हैं वो इस पर होंगी, और भी नॉलेजेबल वीडियो आएंगी, चाहे आप एनआईओएस के स्टूडेंट हो, चाहे आप रेगुलर। लेकिन आप लोगों का सपोर्ट चाहिए। अगर आप चाहते हैं कि मैं आपको एक्सप्लेनेशन से क्लासेस दूं तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और ये वीडियो शेयर करें जो कि सेम सब्जेक्ट हैं जिनको ये नॉलेज पता होनी चाहिए गाइज़। तो गाइज़, आने वाली वीडियोज़ हेल्पफुल हैं, नॉलेजेबल हैं, तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एनआईओएस स्टडी पॉइंट, ताकि आने वाली अपडेट्स आपको टाइम पर मिलती रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ गुड